हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू। तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब आज की इस वीडियो में मैं बस अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई आई लॉस्ट माई फर्स्ट अटैम्प्ट, कि मेरा जो यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मेरा क्यों बेकार चला गया और उसके कुछ रीजंस क्या थे। तो प्रोबेबली ये जो 4 अक्टूबर 2020 को ये अटैम्प्ट दिया था हमने इस वाले पेपर का, तो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन द सेंस कि मेरा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो काफ़ी मार्जिन से रह गया, यानी अराउंड 25 नंबर से रह गया। तो इसमें मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी हैं और देखी भी हैं, लेकिन हमने वो नहीं देखा कि हमारी क्या गलतियाँ रहेगी, कि किन वजह से हम अपने अटैम्प्ट्स को एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं और क्या हम उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं ताकि अगले अटैम्प्ट्स के लिए हम उन्हें मतलब ठीक कर सकें और अगले अटैम्प्ट में उसको रिपीट ना करें। तो मैं बस एक बात करना चाहता हूँ कि जब ये इसकी मार्कशीट आएगी तब मैं इसके बारे में प्रॉपर बात करूँगा, लेकिन अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा था अपने लिए। मतलब आज मैं सॉल्ट एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपसे शेयर कर लूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे कि हम सब एक एवरेज स्टूडेंट इसको क्यों लॉस्ट कर जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को। तो एक बार मैं अपना पेपर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो ये था इस बार का पेपर और इस तरीके से मैंने ये अटेम्प्ट किया था इस पेपर को। इसमें जो ऑरेंज वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, फोकस का थोड़ा सा इशू है। तो ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे भी, जैसे ये वाला, ये सब मेरे क्वेश्चन जो हैं गलत हो गए हैं। तो इसके क्या ही रीजंस रहे कि मैंने इस पेपर में अराउंड 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरे कुछ 75 मार्क्स बन रहे हैं और अराउंड 98 तक या 75, मतलब 70 to 75 की रेंज में मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद 95 प्लस चाहिए थे इसको क्लियर करने के लिए। तो बस ये है हमारा पेपर। और उसके बाद मैंने इसकी एक एनालिसिस भी की थी कि मतलब किस पोर्शन में मैंने कितना गलत किया है, ये जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने अगले एग्ज़ाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये मैं दिखा देता हूँ। मोस्टली जो मेरा पार्ट गलत हुआ है वो गलत हुआ है इकॉनमी से। मैंने इकॉनमी मुनाल सर से प्रिपेयर की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। और बाकी कुछ रैंडम फैक्ट्स जो थे वो गलत हुए हैं और मेरा पॉलिटी से भी गलतियाँ हुई हैं। तो एक मिनट, बस यही 85 मैंने अटैम्प्ट किया और उसके अराउंड 75 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। सो बस, तो ये था हमारा पेपर एनालिसिस। इस पेपर को मैंने एनालाइज किया था। पॉलिटी में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। पॉलिटी के अंदर मैंने 6 क्वेश्चन गलत किए थे। इकोनॉमी जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर चंक हो गया था, इसके अंदर अराउंड 10 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। इकोलॉजी में 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, उसी तरह मॉडर्न में 5 और एंशिएंट में 1 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ले दे के हमारे कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन तक शायद गलत हो रहे थे मेरे, मतलब कुछ ऐसे ही 30-38 क्वेश्चन। हाँ, 38 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। ये 38 कितने हमारे रॉन्ग कितने गए, 38 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 38 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि सिलेक्शन तो इम्पॉसिबल सही हो जाता है। अराउंड हमारे 60 सही होने चाहिए, 15 से 20 गलत होते तो चल जाता। तो इसके रीज़न्स क्या कहते हैं, तो मैंने फर्स्ट रीज़न जो मैंने देखा कि क्या गलत किया है मैंने, उसमें पहला रीज़न था लैक ऑफ मॉक्स, या ऑफ कोर्स लैक ऑफ मॉक टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा रीज़न था। लैक ऑफ मॉक टेस्ट यानी मैंने सिर्फ 15 से 20, 15-20 नहीं, 6 और 8, 14, मतलब 15-20 ही टेस्ट मैंने किए थे और उसके बाद इनको बस 15-20 टेस्ट को ही रिवाइज़ किया था। लेकिन इसमें एक इशू था कि मैंने उनसे नोट्स नहीं बनाए थे, बस मैंने उनको पढ़ा था, उनके अंदर हाईलाइट करके पढ़ा था, जो कि दोबारा रिपीट करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट दें तो उसमें से चेक करते वक्त उसमें से नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट को रिवाइज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा। एक मॉक टेस्ट को पढ़ने में अराउंड 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, तो एक दिन आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है मॉक टेस्ट में। तो अराउंड 20 दिन तो मुझे मॉक टेस्ट रिवाइज़ करने में ही लग गया था, 15 से 20 दिन।
जब मैंने 20 मॉक टेस्ट दिए थे और ये मॉक टेस्ट थे मेरे फुल लेंथ के। दूसरा रीज़न था प्रोकास्टिनेशन। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू सॉरी कि आप मुझे नहीं बताया कि आप कितने लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। प्रोकास्टिनेशन का मतलब बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगता है, लेकिन इसका एक बेसिक सा मतलब है टाइम वेस्ट। बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत ही घातक है, जिसने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तो टाइम वेस्ट, तो इसमें मैं बड़ी सारी चीज़ों के अंदर मैं टाइम वेस्ट करता था, जैसे इररिलेवेंट डिबेट देखना, पॉलिटिकल डिबेट्स जो होती हैं टीवी के ऊपर वो देखते रहना, पॉलिटिकल, रिलीजियस और उसके बाद भतेरी टाइप की डिबेट्स आती हैं जिसका मतलब हमारे एग्ज़ाम में कोई लेना देना नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से ज़ीरो रिजल्ट निकलते हैं। अगर डिबेट देखनी है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि राज्यसभा टीवी की डिबेट्स को फॉलो करें, वो हर तरफ से बेस्ट है। फर्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर इररिलेवेंट डिबेट्स, और सेकंड था मेरा मोबाइल यूसेज। ये मेरा बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद थर्ड था मैं इसमें यूट्यूब एडिक्शन। मतलब यूट्यूब पे मैं फालतू की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उन्हें देख लेता था, और उसके बाद 4-4 घंटे 6-6 घंटे कभी कभी 8-8 घंटे इसी में चले जाते थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाहियात सी चीज़ है जिससे कुछ नहीं मिलना है, और आखिरी में एकदम पूरे दिन को एग्जॉस्ट होने के बाद रात में रियलाइज़ होता था कि कुछ नहीं किया, और उसके बाद पूरा टाइम वेस्ट कर लिया। और उसके बाद एक और चीज़ थी यूट्यूब एडिक्शन, मोबाइल यूसेज, एंड उसके बाद कोरा पे फालतू का ज्ञान लेना। मुझे पता है कि उस पर बड़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होना है एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप फेल जरूर होंगे। मतलब श्योरिटी तो है ही ना कि भाई देखो, अगर इसको करके मैं फेल हो सकता हूँ तो उसी तरह इसको करके आप भी फेल होगे। तो काइंडली इन सब चीज़ों को अगर आपकी लिस्ट में, बकेट लिस्ट में है, तो इसको हटाएं। और उसके बाद तीसरा जो रीज़न था मैं भूल गया क्या था। मॉक टेस्ट कम दिए थे मैंने, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रीज़न था, और उसके बाद हाँ जो इरेगुलरिटी, ये सबसे बड़ा रीज़न था। इरेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ कि मैंने आज मंडे को पढ़ाई की, ट्यूसडे को पढ़ाई की, फिर वेडनेसडे को एग्जॉस्ट हो गया, फिर थर्सडे को पढ़ाई की, फ्राइडे को पढ़ाई की, फिर सैटरडे को एग्जॉस्ट हो गया। तो मैं क्या हुआ कि इन 2 दिनों में एग्जॉस्ट हो जाता था, तो यहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई कर लेता था, और इस दिन कुछ नहीं पढ़ाई की, फिर बहुत सारी पढ़ाई की, कुछ नहीं पढ़ाई की। तो इससे क्या होता था कि एक दिक्कत ये आती थी कि इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस दिन 8-8 10 घंटे पढ़ लिए, इस दिन 2 घंटे भी किताब नहीं उठाई जा रही, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद जो हमारे डेली गोल्स और वीकली गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं। ये हो गया। और अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ थी मेरे पास, मतलब ये चीज़ें जो इस प्रिपरेशन में मैं इसे हटाना चाहता हूँ, इरेगुलरिटी। हाँ, और उसके बाद था कि बहुत मतलब बड़े बड़े गोल्स बनाना, हाई वैल्यू टास्क। मतलब मैं अपने डेली गोल्स को इतना ज़्यादा बड़े रख लेता था कि उसको कंप्लीट ना होने पे मैं डीमोटिवेटेड फील करता था कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके बाद गिल्ट फीलिंग आने लग जाती थी। उससे क्या होता, मोटिवेशन डाउन होता था, और इसके चक्कर में पढ़ाई और ख़राब होती है। और एक और लास्ट रीज़न आया था मेरे दिमाग में जो कि अच्छा ही था, कि जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा सोच लेता हूँ। आप इसको देख सकते हो कि अगर आपके बकेट लिस्ट में है तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करिए, नहीं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। हाई वैल्यू टास्क, हाँ। और उसके बाद था नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। मैं इन चीज़ों को काउंट करता था कि मतलब मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे 10 घंटे। मैं इसको ये नहीं, इस चीज़ को नहीं कंसीडर करता था कि आज मैंने अपने डेली गोल्स को, डेली टास्क को कंप्लीट किया। नहीं, मेरा बस एक टारगेट रहता था 8 घंटे बैठना है, 8 घंटे की सीटिंग देनी है, 9 घंटे की सीटिंग देनी है, 10 घंटे की सीटिंग देनी है। इस चक्कर में क्या होता है, हम सीटिंग दे रहे होते हैं लेकिन उस सीटिंग में प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेक। कि मेरे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मेरे इस प्लान के अंदर जो मैंने अभी 1 साल तक फॉलो किया,
वो मैंने फॉलो किया था। अराउंड 6 जून से मेरी क्लास, नहीं 10 मई जून, हाँ 10 जून से मेरी क्लासेस शुरू हुई थी। और उसके बाद 10 जून से सीधा साधा 31 जनवरी तक, 30 जनवरी तक। तो ये 10 जून 2019 से क्लासेस शुरू थी और उसके बाद 30 जनवरी 2020 तक मेरी क्लासेस चली। इसमें क्या था कि मैंने एक भी ब्रेक नहीं लेता था, इन द सेंस कि मैं मतलब ना घूमने जाता था ना कुछ बाहर मतलब खाने जाता था, बस मैं किताब ही कीड़ा बना रहता था। और मैं ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मानता था। तो इसकी वजह से क्या था कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे ब्रेक लेके टाइम को ख़राब कर देता था। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जी हाँ, इन 5-6 दिनों को पढ़ाई कीजिए और उसके बाद संडे को बिल्कुल खाली रख दीजिए कि इस दिन आपको वो क्या है, रिक्रिएशन वाली जो एनर्जी होती है वो लेनी चाहिए। मतलब जो भी होती है, रिचार्ज कह सकते हैं हम इसको। इस दिन हम अपने आप को रिचार्ज के लिए रख लेंगे, इन द सेंस कि अगर कोई बुक लानी है मार्केट से, कुछ खाना पीना है, कुछ थोड़ा बहुत घूमना है, वो करना है। तो वीकली जो गोल्स होते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद संडे को हम थोड़ा ब्लैंक रखेंगे, यानी उस दिन 1-1.5 घंटे ही पढ़ाई करेंगे हो सके तो, या फिर नहीं करके रहेंगे, कुछ नहीं होता उससे। 5 दिन अगर जम के आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। और एक और चीज़ है, एवरेज आवर्स ऑफ स्टडी। जैसे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में मुझे इस बार फोकस करना है एवरेज स्टडी पे, एवरेज स्टडी आवर्स, जो कि मुझे देना है 8 से 10, लेकिन इस बार गोल्स के साथ, प्लस गोल्स के साथ कि मेरे डेली गोल्स कंप्लीट हुए। मैं जैसे कि पिछली बार पढ़ता था तो कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे और 8 घंटे में मतलब पढ़ लेता था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब मैं एवरेज अपने मंथली देखता कि मतलब मंथली कितनी पढ़ाई की है, तो उसमें मुझे पता चलता था कि 150 घंटे, 160 घंटे, 150 घंटे, और उसके बाद 150 घंटे को आप 3 से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 घंटे, 5.5 घंटे के अराउंड एवरेज स्टडी आवर निकल लिए, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 6 घंटे से 8 घंटे का जो एवरेज स्टडी है वो देना है। इससे क्या पता चलेगा आप 160 प्लस टू 180, मतलब 180 घंटे से अगर प्लस जा रहे हैं स्टडी आर प्रोडक्टिवली, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और इस पेपर, किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी पेपर है। और ये चीज़ें अगर आपके बकेट लिस्ट में हैं तो काइंडली निकाल दीजिए। मैं इसको अभी अपने टेबल के सामने लगा रहा हूँ और इन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे फेलियर के सबसे बड़े रीजंस हैं। तो बस गाइज, ये था हमारे जो वाई आई फेल्ड माई यूपीएससी प्रीलिम्स का आंसर। बस मिलते हैं, आई होप कि अब मैं फिर से एक नई शुरुआत करूँगा। और उसके बाद आज से मेरे 221 दिन रह गए हैं और मैंने 1-1.5 महीना जो टाइम था उसको काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया, एंजॉय किया। मतलब एक ब्रेक सा ले लिया मैंने 1-1.5 महीने का, क्योंकि मैंने 8-10 महीने से बिल्कुल ही कोई ब्रेक नहीं लिया था, तो इकट्ठा ही हो गया। तो अब सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें सेटल हो गई है। मैं बुक्स मटेरियल सब लाया हूँ, मैंने फिर से पूरी प्लानिंग कर ली है और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी पढ़ाई को शुरू कीजिए। और उसके बाद इस चीज़ को बकेट लिस्ट में से निकालिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि हम चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ और दूसरी एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। तो बस इन सब चीज़ों को निकालिए और देखिए कि और कोई रीज़न नहीं होता है 6-7 रीजन्स के अलावा कि हम क्यों एग्ज़ाम में सही नहीं परफॉर्म कर पाते। लैक ऑफ मॉक टेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाइम वेस्ट, जिसमें ये इररिलेवेंट डिबेट्स और टीवी शोज़ और डिस्कशन जिसका हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करना जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद यूट्यूब एडिक्शन, जो कि मुझे पर्सनली था, आपको हो सकता है इंस्टा, फेसबुक हो, कुछ भी हो सकता है जिससे, और कोरा पे फालतू का नॉलेज लेना। उसके बाद एग्ज़ाम स्टडी में इरेगुलरिटी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मतलब समझिए आप। और हाई वैल्यू टास्क, हाई वैल्यू टास्क मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करने वाले टास्क में मैंने आज 10 चीज़ें कंप्लीट कर ली, 50 चीज़ें, जो कि असल में होती नहीं है। और नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, बल्कि हमें एवरेज स्टडी आवर देखनी चाहिए। और उसके बाद ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक्स। तो बस इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय बाय।